हेलो स्टूडेंट्स, मैं सलिल वाजपेयी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लक्ष्य बी इनविंसिबल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए बात करते हैं इस हफ्ते के करंट अफेयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। देखते हैं इस हफ्ते साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में आपके लिए क्या क्या नई और इम्पोर्टेंट न्यूज आई हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं इस क्लास का पीडीएफ आपको कहां से अवेलेबल होगा। उसके लिए आप हमारा ऐप जिसका नाम है आरंभ द बिगनिंग उसको इंस्टॉल कर लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस ऐप को आप इंस्टॉल कर लें जिससे कि आपको सभी कोर्सेज की इंफॉर्मेशन साथ ही साथ डेली करंट अफेयर का पीडीएफ और इस क्लास का पीडीएफ भी अवेलेबल रहेगा। लिंक के थ्रू आप ये हमें इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप प्ले स्टोर में जाकर आरंभ ऐप सर्च करेंगे तो इस सिंबल वाले आरंभ ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भी जुड़ सकते हैं जहां पर आपको डेली जो पीडीएफ है, क्लासेस के शेड्यूल है, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी और किसी भी तरह की क्वेरी या डाउट के लिए आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बात करते हैं आज के लेटेस्ट न्यूज से, चाइना का चांग ई 5 लूनर मिशन के बारे में। जी हाँ, इसका प्रोनाउंसिएशन करते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो चांग ई, ये इसका चांग ई नाम बनता है। ठीक है, चांग ई जो चाइना का प्रोब है, वो प्रोब चाइना ने लॉन्च किया था आपका नवंबर मंथ में। और नवंबर मंथ में ये जब प्रोब लॉन्च किया गया था कल रात को, जी हाँ ट्यूसडे की नाइट को, भारतीय समय के अनुसार अगर बात की जाए तो रात को 8:45 पर 8:45 PM पर ये लैंड किया है चांद की सतह पर। ओके, ये चांद ई प्रोब चाइना के स्पेस एजेंसी जिसका नाम है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने भेजा है। इस मिशन को नाम क्या दिया गया है? इस मिशन का नाम दिया गया है लूनार सैंपल रिटर्न मिशन। मतलब कि चांद की सतह पर आपको जाना है, वहां से कुछ सैंपल्स यानी कि उसकी रॉक, उसके मिट्टी के सैंपल्स लेकर आने हैं। इसका गोल क्या है? ये चांद की किस लैंड पर जाकर लैंड करेगा? तो वो है मॉस र्यूम के एरिया पर लैंड करेगा, जहां पर एक लूना डे तक वो रुकेगा, ऑलमोस्ट 2 वीक तक। ठीक है भाई, ऑलमोस्ट 2 वीक के इक्वल होता है 1 लूनार डे। ठीक है, और उसके बाद वो वहां से लगभग 2 kg लूनार रॉक यानी कि चांद की सतह के जो पत्थर हैं, वहां की मिट्टी है, उसके सैंपल्स को लेकर आएगा। और सिर्फ ऊपर के ही सतह के ही सैंपल लेकर नहीं आएगा, उसमें 2 मीटर तक गहरी खुदाई करके सरफेस के 2 मीटर अंदर तक के सैंपल्स लेकर आने का उसका पूरा प्लान बनाया गया है। ये जो मिशन है ये बहुत ही अच्छा मिशन है, क्योंकि अपोलो, जब यूएस ने अपोलो मिशन भेजा था 1976 में, जब 1976 में अपोलो मिशन भेजा गया था, तब उसने ये काम करके दिखाया था, वो सैंपल लेकर आया था 1976 के बाद। आज हम पहली बार, अब जब ये कुछ हफ्तों बाद वापस आएगा, तब हम चांद की मिट्टी पर रिसर्च कर पाएंगे। ओके, ये पहला ऐसा प्रोब है जो चांद की उस सतह पर पहुंचा है। ये आपको हिंदी में पूरा कंटेंट अवेलेबल है, आपको 2 बाइलिंगुअल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए, जैसा आप पढ़ना चाहें वैसा पढ़ सकते हैं। तो ये पहला ऐसा चांद का मिशन है भाई, जो कि क्या है, चांद की उस सतह पर पहुंचा है जो डार्क साइड कही जाती है। क्योंकि जो मून होता है, वो मून हमारे ऑर्बिटल टाइम के इक्विवेलेंट टाइम पे हमारे रोटेशन करता है, इसलिए हम मून की सिर्फ एक साइड देख पाते हैं। तो जो दूसरी साइड है डार्क साइड, वो वहां पे लॉन्च किया है ये चांग ई प्रोब, और वहां पे लॉन्च करने वाला ये पहला प्रोब बन गया है। इसका नाम चांग ई क्यों रखा गया है? क्योंकि चाइना में जो उनकी गॉडेस है, मून की गॉडेस यानी कि चांद की देवी चाइना की, उनके नाम पर इसका नाम चांग ई रखा गया है। ठीक है, जो कि ट्रेडिशनली व्हाइट रैबिट या एक जेड रैबिट कहा जाता है। ठीक है भाई, चाइना ने इससे पहले भी 2019 में चाइना का चांग ई 4 जो प्रोब है उसको भेजा था, जिसका काम क्या था, जो चांद की अदर साइड है, जिस डार्क साइड पे ये चांग ई 5 पहुंचा है, उस साइड पर जाना है और उसकी फोटो लेनी है। उसके चारों ओर क्या करना है, ऑर्बिटल में घूमते हुए उसकी फोटोज लेनी है, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जुटानी है।
ठीक है, तो उसने ये काम काफी अच्छे से किया था। उसके बाद चांग-ई 5 को नवंबर में भेजा गया और उसके बाद कल वो वहां पे लैंड कर चुका है और 1-2 हफ्तों में वो वहां से 2 किलो के आसपास मिट्टी लेकर अर्थ पे आ जाएगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं, ये आपको हिंदी में पूरा कंटेंट अवेलेबल है, नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज क्या है? CSIR का CCMBS कोरोना वायरस डिटेक्शन मेथड को अप्रूवल मिल चुका है ICMR की तरफ से। ये CCMBS क्या है, आइए समझते हैं। CSIR की एक लेबोरेटरी जो कि हैदराबाद सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने डेवलप किया है। क्या डेवलप किया है? एक सिंपल और रैपिड ड्राई स्वैब डिटेक्टर। रैपिड ड्राई स्वैब, ध्यान से समझिएगा, ये RT-PCR मेथड ही होता है, लेकिन अभी जो हम यूज कर रहे हैं इस समय पर कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने के लिए हम जो मेथड यूज कर रहे हैं वो RT-PCR ही कर रहे हैं। लेकिन ये अलग क्यों है? ये है एक RT-PCR ही, बट ये RT-PCR का एक सरल रूप है, आसान रूप है, जिसको ICMR ने वर्क करने के लिए अप्रूवल दे दिया है। ये RT-PCR का एक सिंपल मेथड है क्योंकि ये ड्राई स्वैब लेता है। ठीक है, RT-PCR में आपका RNA के साथ स्वैब लिया जाता है जो कि टाइम टेकिंग होता है और साथ ही साथ उसमें थोड़ा सा रिस्क भी रहता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आसान मेथड है और ये रैपिड ड्राई स्वैब रैपिड ड्राई स्वैब जो मेथड है इससे हमें कम समय में ज्यादा रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। तो इसके अच्छे से वर्क करने की वजह से और ऑलमोस्ट 96.9% एग्रीमेंट फॉलो करने की वजह से ICMR ने इसको रिकमेंड कर दिया है, CSIR का CCMBS ड्राई स्वैप मेथड। ध्यान रखिएगा, ये एक लो कॉस्ट और शॉर्ट टर्न अराउंड टाइम वाला मेथड है, इसीलिए इसको ICMR ने अप्रूवल दिया है। ये एक लो कॉस्ट है यानी कि सस्ता है, साथ ही साथ ये कम समय में RT-PCR जो सिंपली इस समय यूज हो रहा है उससे कम समय में ये क्या करता है, रिजल्ट प्रोवाइड करा देता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं इसमें। ये आखिर CCMBS ड्राई स्वैप मेथड है क्या, इसके बारे में जानते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपके जो नेसल स्वैब हैं वही लिए जाते हैं। इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग द नेसल स्वैब इन अ ड्राई स्टेट। बस ये मेन लाइन है आपकी। ये क्या है, अभी तक RT-PCR में जो ट्रांसपोर्ट और कलेक्शन किया जाता था नेसल स्वैब का वो ड्राई स्टेट में नहीं होता था। ठीक है भाई, तो अब इसको ड्राई स्टेट में किया जाने वाला है जिससे कि वायरस के स्प्रेड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये एक सिंपल मेथड है जिससे कि आप ड्राई स्वैब ले सकते हो जो कि स्प्रेड कम होता है और भी काफी सारे इसके फायदे होते हैं। उसके साथ साथ एक इसका फायदा ये है कि स्टेप ऑफ आइसोलेटिंग RNA फ्रॉम द सैंपल इज ओमिटेड। यानी कि अभी तक RNA के जो स्वैब हम RT-PCR में लेते थे स्वैब के साथ, उस RNA को अलग करना उसके बाद उसकी जांच करना काफी ज्यादा लंबा प्रोसेस वो होता था। लेकिन अब क्या हुआ, अब इस प्रोसेस में आपको RNA की नीड नहीं पड़ती है, आप डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हो। RNA का ओमिशन हो जाने से एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमें मिला है क्योंकि RNA को निकालना ही बहुत ज़्यादा कॉस्टली और साथ ही साथ टाइम टेकिंग होता था। इस केस में हम आसानी से टेस्ट कर सकते हैं, RNA की जरूरत नहीं होती है और साथ ही साथ ये सस्ता भी है। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम इसको कई बार एक ही किट के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, इसमें बार बार हमें किट को चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं कुछ और न्यूज के बारे में। बात करते हैं फिंच सॉन्ग्स। देखिए फिंच सॉन्ग क्या है, सुनिए ध्यान से। जैसे कि हम इंसानों में एक आदत होती है कि हम अपने फैमिली पर्सन्स तो छोड़िए, साथ ही साथ आप अपने घर की गाड़ियों तक की आवाजों को पहचान जाते हो। कि आप घर के अंदर होते हो, कोई गाड़ी बाहर आती है तो आप पहचान जाते हो कि ये मेरे ही घर की गाड़ी है। ऐसे ही आप अपने फैमिलियर पर्सन्स की आवाजों को काफी अच्छे से रिकॉग्नाइज कर लेते हो और जान जाते हो कि पर्टिकुलर पर्सन आ रहा है। उसी तरह से एक नई रिसर्च में ये पता चला है, साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये सर्च किया है कि जेब्रा फिंचेस जो होती बर्ड होती हैं उनमें क्या होता है, डिस्टिंक्ट सॉन्ग और कॉन्टेक्ट कॉल्स उनके पास की एबिलिटी होती है। वो अलग अलग प्रकार के सॉन्ग्स
और कॉन्टैक्ट कॉज प्रोड्यूस करती हैं, जिनको अदर बर्ड्स क्या करती हैं, काफी लंबे समय तक उसको रिकॉग्नाइज रख सकती हैं, और ये सिग्नेचर कॉज के रूप में यूज किया जाता है उनके द्वारा। और ये बातें, ये जो साउंड है या कॉल है, वो उनको ऑलमोस्ट 1 महीने तक याद रहती हैं। ठीक है भाई, जैसे इंसानों में ये फैसिलिटी होती है, उसी प्रकार से इस कौन सी जेब्रा फिंचेस में भी ये फैसिलिटी पाई जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की, रैंडम बायोकेमिस्ट्री। क्या है ये, देखिए भाई, नेचर साइंटिस्ट की जो न्यूज है उसमें पब्लिश एक नई न्यूज आई है। वो क्या है कि साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया है, एक ह्यूज रैंडम नंबर का यूज करके बायोकेमिकल मीन्स बनाया है, जो पहली बार बनाया गया है। इसमें उन्होंने 64 बिल्डिंग ब्लॉक पोजीशंस तैयार किए हैं, किसका यूज करके, डीएनए का सिंथेसिस करके। डीएनए के सिंथेसाइजेशन के थ्रू इन्होंने 64 बिल्डिंग ब्लॉक्स का निर्माण किया है। ओके, जो कि 12 मेगाबाइट्स डाटा के इक्विवेलेंट जनरेट हुआ है। ठीक है, ये न्यूज आपके लिए रैंडम बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, कुछ वैसा ही यहाँ पर है कि ट्रॉपिकल जोन जो अर्थ का है वो एक्सपैंड कर रहा है, ऐसा थोड़े बहुत सबूत देखने को मिल रहे हैं कि अर्थ का जो ट्रॉपिकल एरिया है। अब देखो, थोड़ा अर्थ के बारे में बात करते हैं। अर्थ जो है वो 3 क्लाइमेट जोन में डिवाइड करी गई है। पहला क्लाइमेट जोन आपका होता है ट्रॉपिकल, पहला होता है ट्रॉपिकल, दूसरा होता है टेम्परेट, और लास्ट में आपका आता है फ्रिजिड, ये आपका फ्रिजिड। अब ये 3 टाइप के जोन में अपने अर्थ के प्लैनेट के क्लाइमेट को डिवाइड किया जाता है। हमारी प्लैनेट अर्थ के क्लाइमेट को 3 टाइप से डिवाइड किया गया है, ट्रॉपिकल, टेम्परेट और फ्रिजिड। ट्रॉपिकल जोन जो होता है वो हमारी अर्थ के इक्वेटर से, जैसे ये हमारी अर्थ है, ये इसका इक्वेटर है, ठीक है, तो इससे 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में फैला हुआ है। ठीक है, अब नई रिसर्चेस क्या बताती हैं, वो ये कहती हैं कि इस जोन का, ये जो ट्रॉपिकल जोन है, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये एक्सपैंड हो रहा है। लेकिन इसके पीछे का रियल रीजन कुछ अलग ही माना जाता है। कुछ साइंटिस्ट या कुछ रिसर्चर्स का यह कहना है कि जो सूखा आ रहा है, सूखे की वजह से, और जो अचानक से जंगलों में आग लगने की आग लगने की जो घटनाएं हैं वो ज्यादा होने लगी हैं, इस वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है ट्रॉपिकल रीजन का। और आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया और यूएस के पार्ट में ज्यादा आग लग रही है इस समय। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और यूएस के रीजन में ज्यादा आग लग रही है जंगलों में, और ड्रो यानी कि सूखा पड़ने की वजह से क्या हो रहा है, वहां का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस वजह से ट्रॉपिकल रीजन एक्सपैंड कर रहा है। लेकिन कुछ स्टडीज का मानना है कि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ऐसा हो रहा है, और ग्रीन हाउस गैस के साथ साथ आपका ग्रीन हाउस गैस के साथ साथ ओजोन लेयर में कमी होना, यानी कि ओजोन लेयर में क्षति होना, यानी कि ओजोन लेयर का डिस्ट्रॉय होना, ओजोन लेयर की क्या होना भाई, क्षति होना या उसका डिस्ट्रॉय होना, ये भी इसका कारण माना जाता है। लेकिन नई रिसर्चेस जो अब हो रही हैं उनका कहीं का कहीं जियोफिजिकल रिसर्चेस जो हो रही हैं उसमें यह भी मानना है कि एटमॉस्फेयर में ये जो चेंज आ रहा है वो ओशियन के वार्मिंग की वजह से आ रहा है, कि ओशियन समुद्र में गर्मी बढ़ने की वजह से ये ट्रॉपिकल रीजन आपका एक्सपैंड हो रहा है। तो कुल मिला के लार्ज स्केल पर ओशियन करंट्स का नॉर्थन और साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है, बहना, जो कि एक्सपैंड कर रही हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, और इस कारण से ट्रॉपिकल रीजन भी इंक्रीज हो रहा है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन अभी इस पे कोई कंक्लूजन नहीं आया है कि कौन से रिसर्च सही है, सिर्फ अलग अलग रिसर्चर्स अपने अपने व्यूज यहाँ पर रख रहे हैं। तो ज्यादा यहाँ पे तवज्जो या महत्व की बात की जाए तो ज्यादा महत्व ये इस बात को दिया जा रहा है कि हो सकता है
कि समुद्र के टेम्परेचर बढ़ने की वजह से और उसका जल स्तर बढ़ने की वजह से ऐसा हो सकता है। ठीक है भाई, तो ये कुछ न्यूज़ थी इस वीक की आपकी साइंस एंड टेक से रिलेटेड। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडे सेशन। चैनल को सब्सक्राइब करिए, पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए और लाइक जरूर कीजिए वीडियो को। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मैंने आपको दे दिया है इंट्रोडक्शन लिंक में, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई हैं, आप वहां से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। Okay, so thank you so much and have a good day.